हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस का, तो इसमें आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 23वें नंबर की ये क्लास है। कौन सी क्लास है? 23वें नंबर की है। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट अपने लगा लिए, आज हमारा है 23 नंबर का। ठीक है, अगर हम बात करें आज के जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या अंकुरण। तो पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, मतलब अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, अब ये कब करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है होती किस प्रकार है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके लिए, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं रिएक्शन के माध्यम से इसके। तो जो पौधों की पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, तो उसकी उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया संभव हो पाती है। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, इसमें 6 अणु जो हैं वो किसके होते हैं? 6 अणु आपके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। 6CO2 प्लस 12H2O। उसके बाद में यहाँ पर जो निकल के आता है वो आपका क्या हो जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, मतलब आपका ग्लूकोज बनता है इनसे। ऑक्सीजन के 6 अणु बनेंगे और 6 अणु ही आपके जल के बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में यही होता है। ग्लूकोज जो है ये क्या करते हैं? अपना भोजन के रूप में ले लेते हैं। ऑक्सीजन हम लोग यूज कर लेते हैं, और जो इनमें पत्तियों में जो जल है ये वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है इसका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो एक तो कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। दूसरा कि प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, कोई भी प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश। और तीसरी चीज़ इसमें अगर गैस की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जल। ये इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाते। इतनी चीज़ें जब होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो सकती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, त्वचा, यकृत या फेफड़ा। तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। देखिए पूरे शरीर में हमारी जो त्वचा है वो फैली हुई है, तो ये क्या है? हमारा त्वचा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, फल, सूर्य का प्रकाश या दाल। तो दाल जो है ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। फल, दूध, इसमें भी प्रोटीन होती है। अगर हम बात करें विटामिन डी, दूध में भी कुछ मात्रा होती है इसकी, क्योंकि कैल्शियम पाया जाता है तो वो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन को 6 भागों में बांटा गया। 6 प्रकार की विटामिन होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के। ए, बी, सी, डी, ई और के, ये क्या है? आपके विटामिन के प्रकार हैं। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील। अगर यहीं पर हम बात करें विटामिन डी, ई और के, ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील। मतलब कि अगर हम इन्हें मान लीजिए आज के भोजन में हमने इसमें से कोई भी विटामिन नहीं लिया तो हमारे शरीर में स्टोर है, लेकिन जो विटामिन बी और सी है इसको हमें हमारी जो डाइट है या जो भी हम खाते हैं उसमें रोज़ ही हमें विटामिन बी और सी लेना होता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील है और टॉयलेट के माध्यम से ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आपकी विटामिन के बारे में होंगी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है,
और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी का तो आपको पता ही चल गया कि रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन के की कमी से हो जाता है एनीमिया। मतलब जो विटामिन के है ये क्या करता है हमारे शरीर में अगर कहीं कट लग गया, जो ब्लड निकल रहा है उसका थक्का जमाने में काम करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड का थक्का नहीं बन पाएगा और जो ब्लड है वो निकलता रहेगा लगातार, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है चौथा प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, सिंह, बाघ या गैंडा? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम टाइगर बोलते हैं। और इसे कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? तो 1972 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और जो राष्ट्रीय पशु या प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ? तो 1972 में तो इसको घोषित किया गया राष्ट्रीय पशु, लेकिन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहीं पर अगर और चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर तो बी सी ऑप्शन सही हो गया। हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को कहते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु के नाम से जानते हैं। गैंडा जो है ये असम में एक नेशनल पार्क है जिसे काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O और वो टू जो है ये ऑक्सीजन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है ये, तो ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जल का सूत्र होता है आपका H2O। जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता या चूहा? तो जो मलेरिया है ये मच्छर के द्वारा फैलता है, वो भी मादा मच्छर। कैसी मच्छर? मादा मच्छर। मादा मच्छर जो होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके मलेरिया की वाहक है ये। तो जो मलेरिया है ये मादा मच्छर के काटने से होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी या 2 राइट आंसर हो जाएगा। और मादा भी कैसी? तो मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। और ये अगर हम बात करें कि ये इसका जैसे मतलब बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, तो ये जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? किस मात्रा की सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल की बात की जाए तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक पाए जाने वाली तो वो है 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, भोजन पचाना, ये सब तो छोटी आंत बड़ी आंत इन सब का काम है। रक्त पंप करना, श्वसन हम नाक के द्वारा करते हैं, सोचने में सहायता ये मस्तिष्क हमारा करता है, लेकिन जो ब्लड का पंप या रक्त पंप जो है ये हृदय का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर में जो जल में भी रह ले और स्थल पर भी रह ले, तो ऐसा कौन है? सांप, मेंढक, मछली, छिपकली। तो जो मेंढक है वो उभयचर का उदाहरण है। मेंढक जल में भी रह लेता है और कहाँ पर? ज़मीन पर भी रह लेता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो जो पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को पहली बार मनाया गया। अब इसको मनाए जाने की चर्चा कब हुई कि हाँ भाई पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? तो एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट, मतलब 1 राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, मोर, तोता या हंस? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, तो सारस या क्रेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या कैल्शियम? तो प्लेटलेट्स जो है ये क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये इसके कारण जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की या बॉडी के सभी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? पत्ती, तना, जड़ या फूल? तो जो पौधों का अवशोषण है ये जड़ के द्वारा किया जाता है। जड़ में एक वो पाई जाती है सेल, क्या नाम है उसका? जाइलम। जाइलम के द्वारा जल क्या होती है पौधे के सभी शाखाओं अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी या 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा या सूर्य? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, शुक्र को क्या बोलते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सूर्य जो है ये क्या है? सौर परिवार का पिता या जनक कहते हैं। और इसी के प्रकाश से सभी ग्रह उपग्रह मतलब प्रकाशित होते हैं, मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कौन सा खाद्य नहीं हाँ हाँ कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? चावल, चीनी और घी। तो चावल और चीनी में तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, घी में आपका फैट होता है, और जो दूसरा नंबर है दाल, तो दाल में प्रोटीन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली या गेंदा? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल बर्बाद करना। संरक्षण मतलब कि जो जल है उसको क्या करें हम, जैसे कि संरक्षित कर कर उसको रखते हैं, ऐसा मान लें। वर्षा जल संचयन, खुला नल खुला छोड़ देना, नदी में कचरा डालना। तो जो जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है वो है वर्षा जल का संचयन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश या सभी? तो यहाँ पर सभी ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? हाथी, ऊंट, जिराफ या गैंडा? तो जो सबसे बड़ा स्थलीय जीव है वो हाथी है। कौन सा है? हाथी है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता? डेंगू, हैजा, मलेरिया या चिकनगुनिया?
तो जो हैजा है ये गंदा पानी पीने की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी मच्छर के काटने से होता है। जैसे मैंने मलेरिया का बताया तो एनाफ्लीज मच्छर, और डेंगू जो है एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर जीवन के लिए, आगे पहुंच गए क्या हम लोग? नहीं, सही है। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सभी आवश्यक है भाई, हमें जल भी चाहिए, सांस लेने की हवा चाहिए, और उजाले के लिए प्रकाश चाहिए सूर्य का। ठीक है, सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मच्छर, किस मच्छर से रोग नहीं फैलता, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर से नहीं फैलता, तो हैजा है जो दूषित जल के सेवन से फैलता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उबालना, खुला छोड़ना, मिट्टी डालना या रंग मिलाना। तो उबालना जो है ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन या स्टार्च? तो मैं बोलूँ, हाँ, पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल, मतलब जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल फिल उपस्थित होता है, जिससे क्या है कि प्रकाश का संश्लेषण संभव हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? वाहन। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नदी, खेत, वृक्ष ये ध्वनि प्रदूषण के क्या है? कारक नहीं है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य श्वसन के लिए गैस लेता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। संतुलित आहार में क्या शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो सभी शामिल है। कचरे का पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक है? प्रदूषण कम करने हेतु, समय नष्ट करने हेतु, खर्चा बढ़ाने हेतु, या कोई नहीं? तो प्रदूषण को कम करने के लिए कचरे का पुनर्चक्रण किया जाना सही है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए? खुले स्थान पर जाना चाहिए, घबराना चाहिए, दौड़ना चाहिए, लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए? तो खुले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है? ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की समझ विकसित करना, केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल सामाजिक अध्ययन पढ़ाना, केवल गणित पढ़ाना? तो ईवीएस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 30 प्रश्न, और आशा करती हूँ आपकी जो ये क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और आपके प्रश्न सॉल्व हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।